Good morning and welcome to your 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी। और आज ना हम बात करने वाले हैं वी जोन। वी जोन जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 इंडियन कंपनी है शेविंग क्रीम के अंदर, उसकी सक्सेस स्टोरी की हम बात करेंगे। और उस सक्सेस स्टोरी में कैश फ्लो के लिए क्या लर्निंग्स है हमारे लिए, बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। स्पेशल थैंक्स टू बिजनेस कोचिंग इंडिया। कल हमारी बिजनेस कोचिंग इंडिया में ना मिस्टर हर्षित कोचर जी आए हैं और वहां पर उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि किस तरह से एक कंपनी जो कि चांदनी चौक के एक चांदनी चौक के एक छोटे से कूचे से स्टार्ट हुई थी और किस तरह से वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है इन द एरिया ऑफ शेविंग क्रीम। तो बात करते हैं क्या लर्निंग है इस एरिया के अंदर। तो वी जॉन वर्ल्ड्स नंबर 1 शेविंग क्रीम कंपनी है जो कि एक इंडियन कंपनी है और डीपेस्ट पेनिट्रेशन है इस कंपनी की इंडियन मार्केट के अंदर। और ये एक ऐसी कंपनी है जो ना 5 lakhs रिटेलर को सप्लाई करती है अक्रॉस द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री। और वैल्यूएशन इसकी माना जाता है कि अराउंड 10,000 करोड़ हो चुकी है वी जॉन कंपनी की। जर्नी के बारे में पहले बात कर लेते हैं कैश फ्लो की लर्निंग से पहले। जर्नी ऐसा हुआ कि 1960 के अंदर हमें बताया मिस्टर हर्षित कोचर जी ने कि सुचेत सिंह कोचर जो उनके ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था कूचा रहमान चांदनी चौक से। दादा दादी जो है वो घर पर ही सामान बनाते थे और दादाजी जो है वो 1960 में एज ए हॉकर सेल किया करते थे मार्केट के अंदर। 1970 10 सालों तक ना उनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस जो है वो मार्केट में आ चुकी है और लोग उनका नाम से प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। 1981 में हरचित कोचर के फादर ने ज्वाइन कर लिया बिजनेस को और वो सदर बाजार में उन प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। और 1982 आते आते पहली फैक्ट्री किराए पे रेंट पे शुरू कर दी है जीटी करनाल रोड दिल्ली के अंदर। और 1993 में ना फादर एक्सपायर हो गए और 98 में फिर हर्षित कोचर ने ज्वाइन कर लिया एज ए पैशनेट बिजनेस ओनर, जो ना दिन में 18-18 घंटे काम कर रहा है। क्यों? सुबह मॉर्निंग में सीधा जाना है सदर बाजार, वहां सारा मार्केट देखनी है, काम देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और वहां से निकलकर सीधा चले गए फैक्ट्री को। लेट इवनिंग घर पे वापस आ रहे हैं और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं सदर बाजार के लिए। तो इस तरह से बहुत क्लोजली डीपली बिजनेस को अंडरस्टैंड किया है हर्षित कोचर ने। 2002 आते आते ना पूरी तरह से समझ में आ चुका है डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन समझ आ चुका है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को तरीके से चलाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी पावर को डेलीगेट किया जाए अपनी टीम के ऊपर। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ना टीम पे डिवाइड करनी शुरू कर दी थी। और ये देखिए 2006 आते आते जब इंडिया के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स हो रहे हैं और टैक्स फ्री जोन बन रहे थे, आपको मालूम है हिमाचल में बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर फैक्ट्रियां जानी शुरू हो गई थी। तो वहां इन्होंने भी अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट किया। आज तो काफी फैक्ट्रीज हैं इंक्लूडिंग जम्मू और हिमाचल। एक्चुअली 2006 के अंदर ही ना 2006 के अंदर ही एक सेपरेट सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी खोल दी है वी जोन के अंदर। वो काम क्या करेगी? वो एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से 100% काम करने वाली है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। अब ऑपरेशन एक सेपरेट एक्टिविटी है जो कि बदी इंडस्ट्रियल एरिया हिमाचल प्रदेश से हो रहा है और सेल्स एंड मार्केटिंग जो है एक सेपरेट इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर कंपनी खुल चुकी है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का। 2011 में ना एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ कि विद इन द इंटरवल ऑफ 14 डेज दोनों चाचा जी एक्सपायर हो गए घर के अंदर। बहुत 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 इमोशनल सेटबैक था। तो अब उससे कम बैक कैसे किया? अग्रेसिवली झोंक दिया अपने आप को बिजनेस के अंदर। और ये वो दौर था कि जब ना पूरा का पूरा ध्यान एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग के ऊपर हुआ, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी जो थे वो चाचा जी थे और चीजें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही थी 2011 तक। लेकिन अब उस इमोशनल सेटबैक के बाद ना बिजनेस के अंदर
स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इमोशनल और ट्रस्टवर्दी टीम बिल्ड करने का एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद तो कोई लुकिंग बैक नहीं, और पूरी तरह से एक प्रोफेशनल कंपनी बन चुकी है वी जोन। और ब्रांड एम्बेसडर उस कंपनी के शाहरुख खान की तरह के ब्रांड एम्बेसडर उनके बनने शुरू हो चुके हैं। तो इसके अंदर लर्निंग हमारे लिए क्या लर्निंग है, जो कि हर्षित कोचर ने शेयर की। क्रेडिट टू कैश क्या मतलब है? 2010 के अंदर ही ना उनको समझ आ चुका था कि ये उधारी पे जो माल बेचते हैं ना मार्केट के अंदर, क्या बेचते हैं? उधारी पे माल बेचते हैं मार्केट के अंदर, ये कैश फ्लो का बहुत बड़ा एस्पेक्ट समझ में आ चुका है वी जोन कंपनी को। देखो 120 दिन की उधारी तो आम तौर पे मार्केट में चलती थी और ट्रेंड था कि ठीक है ये बिजनेस करना है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के अंदर सप्लाई करोगे और करते करते 120 डेज का क्रेडिट होगा। लेकिन ये लंबा चलेगा नहीं, बिजनेस इससे ग्रो होगा नहीं। हर समय सुबह शाम दिन रात कैश फ्लो फाइनेंस का प्रेशर है, जबरदस्त है। अब कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, प्रोफेशनल टीम डेवलप हो चुकी है कंपनी के अंदर, तो क्या पूरी तरह से क्रेडिट पे सेल करते हुए कंपनी ग्रो कर सकती है? नहीं, ये समझ आ चुका है। पावर ऑफ कैश फ्लो ना समझ आ गई, और 2010 में डिसीजन ले लिया कंपनी ने, वी जोन ने, कि अब ना अब समय अब ना एक सिस्टमेटिक फेस मैनर के अंदर हमें क्रेडिट से एडवांस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब उसको हासिल करने के लिए क्या समझ में आया कि पूरी तरह से ना फोकस करना पड़ेगा ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, और मार्केट से जो पुल है ना, पुल वही इस विशियस सर्कल से बाहर निकाल सकता है। तो उन्होंने शिफ्ट किया 100% एडवांस के ऊपर, और ना मार्केट में मिरेकल कॉज करने शुरू कर दिए। एफएमसीजी मार्केट के अंदर एडवांस के ऊपर सप्लाई करने वाली कंपनी बन रही है। उन्होंने शेयर किया कि जब ना हम उधारी पे माल सेल कर रहे हैं ना, तो एक बड़ा ही ना अमेजिंग सिचुएशन थी, बड़ी मतलब एक 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 सर्कल था, विशियस सर्कल था, बैड बैड इनफैक्ट सर्कल था। कैसे? उन्होंने कहा देखो, माल तो उधारी पे बिक रहा है, पेमेंट बाद में आनी है। सेल्समैन अपनी यारी दोस्ती के अंदर मंथ एंड के अंदर एक पेटी उठा के उसको दे रहा है। वो कह रहा है कि यार एक पेटी रख लो, कौन सा आज पेमेंट करनी है, अभी तो रख लो, मेरी सेल काउंट हो जाएगी, मेरी कमीशन रिकॉग्निशन सारी हो जाएगी। तो उसने कहा चल ठीक है रख दे पेटी। और डीलर ने 5-10 क्रीम जो है वो बेच दी, और 2 महीने के बाद एक और उसने फुल पेटी ली, और फुल पेटी में से उसने क्या किया, वही 5-10 क्रीम में उठा के पुराने वाली कमेटी के अंदर डाल दी, और उसको बोला कि ये माल बिका नहीं है, चलो जी रिप्लेस करो रिप्लेस करो। अब क्या हो गया, 5-10 क्रीमें जो बेच चुका है पैसे उसके पास आ गए, और जो पहले वाली पेटी थी उसने कहा माल बिक नहीं रहा है, 2-3 महीने पुराना हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, वापस ले लो। तो मार्केट के अंदर क्या हो गया कि कंपनी जो क्रेडिट दे रही है वो आगे रोटेशन के अंदर जाना शुरू हो गया, और पूरी की पूरी मौकरी बन चुकी है सिस्टम की, फुलिश बनाया जा रहा है कंपनी को क्रेडिट के अंदर। तो बड़ा ही बुरा हाल मार्केट का है जब क्रेडिट की सेल कर रहे हैं। तो अब ना जब स्टेप बाय स्टेप ब्रांड बिल्डिंग करते हुए, मार्केट में पुल क्रिएट करते हुए, और अवेयरनेस क्रिएट करते हुए, और एक स्ट्रॉन्ग बड़ी डिसीजन लेते हुए कि देखा जाएगा जो होएगी, हमने ना क्रेडिट पे सेल नहीं करना है, हमने एडवांस पे सेल करना है, अपने दम पे बेचेंगे माल को अफोर्डेबल बेस्ट क्वालिटी पेनिट्रेशन के साथ में मार्केट में जाते हुए। जब उन्होंने एडवांस के ऊपर कर दिया ना, अब देखिए डीलर का माइंडसेट कैसे चेंज हो गया। तो अब ना वो क्या बोल रहा है, जो पेटी खरीद रहा है ना एडवांस पेमेंट देके, वो बोल रहा है पेटी ध्यान से ऊपर ही रखना, कहीं दब ना जाए, अपने पैसे लगे हैं इस पेटी के अंदर, सबसे पहले वी जोन की क्रीम बेचना बेटा, ये माल हमारा है, कंपनी तो हमें ऑलरेडी बेच ही चुकी है। 10 साल लगे थे, 10 साल लगे थे क्रेडिट से कैश के ऊपर कन्वर्ट होने में, 2010 से 2020। अब 2020 में तो पूरी तरह से 100% जो है वो एडवांस कैश पेमेंट में है। आप समझ रहे हो माइंडसेट डीलर का कैसे चेंज होता है। जब एडवांस में पेमेंट दी तो मार्केट के अंदर डिसिप्लिन आ गया, ऑर्गेनाइज हो गए, प्रोडक्ट की वापसी वापसी बंद हो गई,
वापसी बंद हो गई, कम हो गई, और एक एक पर्सन क्या बोल रहा है, पेटी ध्यान से ऊपर ही रखना, अपने पैसे लगे हैं, सबसे पहले वी जोन की क्रीम बेचना, ये माल हमारा है, ये माल हमारा है, एडवांस पेमेंट चली गई, माल आ चुका, माल बिकेगा तो कैश फ्लो चलेगा मार्केट का। तो देखिए ये कैश फ्लो के मैजिक को ना समझ लो, जो मैं बार बार अपनी वर्कशॉप्स के अंदर, 1-to-1 के अंदर, और आपके यहाँ पर जब मैं फाइनेंशियल कंट्रोल 21 के सिस्टम बिल्टअप करता हूं, तो यही बात कहता हूं, अंडरस्टैंड द साइंस एंड पावर ऑफ कैश फ्लो। तो वी जोन ने करके दिखाया है इस चीज को। आज ना 100% एडवांस के ऊपर है कंपनी, और ग्रोथ को तो रॉकेट लगे हुए हैं, बन गई है नंबर 1 शेविंग क्रीम के अंदर कंपनी। ये जिलेट विलेट सबको पीछे छोड़ दिया। इन केस ऑफ क्रीम, फोम के अंदर एक अलग मार्केट होती है, क्रीम की मार्केट अलग होती है। अब देखिए कैश फ्लो की सेकंड लर्निंग क्या बता रहे हैं हर्षित कोचर जी, ये देखिए उन्होंने बताया कि मैंने क्या किया है कि 100% ना साइनिंग अथॉरिटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट को ही सौंपती है। अब जो डेजिग्नेटेड पर्सन है ना कंपनी के अंदर, उनके पास ही राइट है कि वो चेक को भी साइन करेंगे। 2 साइनिंग पर्सन रहते हैं, क्रॉस डिपार्टमेंटल साइनिंग अथॉरिटी सपोर्टेड बाय द प्रॉपर अकाउंट पेबल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम कंपनी के अंदर वर्क कर रहा है। देखो कितना कितना अमेजिंग, कितना अमेजिंग सिस्टम सेट किया। तो किसी ने पूछा कि भाई ये माइंड शिफ्ट कैसे हुआ, हम तो पेटी कैश भी खुद हैंडल करते हैं, हम तो चेक तो खुद साइन करते हैं, आरटीजीएस करने के लिए ओटीपी सारा दिन रात हमारे मोबाइल में बजता रहता है। तो उन्होंने कहा या तो 10,000 रुपए के काम पे फोकस कर लो, या 10,000 करोड़ के ग्रोथ वाले एरिया पे काम कर लो। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने कहा सबसे पहले मैंने ना डेलीगेट किया कि जो बिजली के बिल आते हैं, टेलीफोन के बिल आते हैं, सेल टैक्स होता था उस जमाने में, सेल टैक्स की जो पेमेंट करनी होती है वो हम अपने बंदों को ऑथराइज कर दिया शुरू में, अपना माइंडसेट क्लियर करने के लिए। चलो कोई बात नहीं भाई, बिजली की पेमेंट ज्यादा हो भी जाएगी तो क्या होगा, कल को अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगा। टेलीफोन की पेमेंट ज्यादा चली भी गई तो क्या हुआ, अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगा। जीएसटी में चला भी गया तो क्या हुआ, गया तो सरकार के पास ही है ना। तो ऐसे करके बिल्कुल टिनी माइक्रो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, और उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि समझ में आ गया है कि इंटरनल कंट्रोल भी कोई चीज होती है। आप बैंकों में देखो ना, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कितने पूरे हिंदुस्तान में ब्रांचेस खुली है। हर ब्रांच में एक मैनेजर होता है, वो तो डील ही मनी को कर रहे हैं, वो तो डील ही मनी को कर रहे हैं। तो क्या कभी देखा है कि बैंक मैनेजर तिजोरी में से पैसे निकाल के ले जाए अपनी बेटी की शादी के लिए? अब बेटी की शादी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बैंक की तिजोरी से पैसा, ऐसा कभी सुना आपने? नहीं सुना, होता ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो अकाउंट पेबल मैनेजमेंट एक सिस्टम है कि पहले रिक्विजिशन आई, पीओ बना, गुड्स रिसीव हुई, क्वालिटी चेक हुआ, बिल रिसीव हुआ, उसका अप्रूवल हुआ, उसके बाद एक अकाउंट पेबल की शीट बनी, उसको अपलोड किया गया, मेकर चेकर के द्वारा फाइनलाइज किया गया, फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑथराइज कर रहा है, और जब फाइनली पैसे निकलने हैं तो 2 लोगों की क्रॉस डिपार्टमेंटल साइनिंग अथॉरिटी दे रखी है। तो ऐसे कैसे फ्रॉड हो जाएगा? और जबकि ये देखा गया है कि जब अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है तो कंट्रोल इनफैक्ट स्ट्रांग हो जाता है। हम जब एज ए बिजनेस ओनर चेक को साइन कर रहे होते हैं ना, तो चलो हम कहते हैं कि पिछले वाले ने चेक किया ही हुआ है, जल्दी में होते हैं, 100 आइडिया हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, भागम भाग लगी होती है, गाड़ी में बैठे बैठे चेक साइन कर रहे हैं, ऑफिस में पहुंचे बाद में, पहले पहुंच के चलो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे, फटाफट साइन करते हैं, काम ना रुके। तो वो सबसे लूज कंट्रोल है, जो हमें लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, कि इनफ्लो अकाउंट अपने पास रखो, आउटफ्लो अकाउंट के जो 2 हिस्से होते हैं, एक्सपेंस अकाउंट और पेबल अकाउंट। खर्चे एक्सपेंस अकाउंट से होंगे और सप्लायर की पेमेंट पेबल अकाउंट से होगी, वहां पर भी लिमिट सेट कर दी। हर्षित कोचर जी ने बताया, हर्षित कोचर जी ने बताया कि उनकी 28 स्टेट के अंदर स्टेट ऑफिसेस हैं, और वहां पर जो रीजनल मैनेजर बैठा है ना, उसको भी हमने चेक साइनिंग की अथॉरिटी दे रखी है। मान लीजिए वहां पर कोई 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 एक्टिविटी करनी है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है, अप टू ₹10,000, तो वो भी ऑथराइज है। तो एक एक पर्सन के नाम पर एक ही चेक इशू हो सकता है, सिस्टम उसको पकड़ लेता है। अगर एक से ज्यादा इशू होगा, 10,000 तक होगा, तो टाइम ड्यूरेशन के अंदर 10,000 रुपए तक की अथॉरिटी वहां दे दी है। और वो किसी ने साइन भी करवाना है तो एक फॉर्म बना हुआ है, क्विकली कंप्यूटर पे इंटरनेट में फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के बाद वहां चला जाएगा, किसको देनी, क्यों देनी, किस लिए देनी, किस पर्पस के लिए देनी, क्या उसके
डॉक्यूमेंटेशन है। प्लीज समझो इस बात को कि वी जोन कंपनी जो इतनी बड़ी होती चली जा रही है, कुछ तो ऐसे बड़े कैश फ्लो के कदम उन्होंने उठा लिए हैं। क्रेडिट सेल बंद कर दी है, पूरी तरह से कैश सेल में आ चुके हैं। साइनिंग अथॉरिटी के अंदर उन्होंने 100% डेलीगेशन की है विद प्रॉपर चेक्स एंड कंट्रोल। बिलीफ है, टॉप मैनेजमेंट का बिलीफ है, फोकस है, ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, ना कि ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। तो चेक अथॉरिटी भी साइन की जाती है अगर गुड फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम आपके प्लेस में लग गए हैं। ट्रस्ट और कल्चर बिल्ड करना ना बहुत इसेंशियल काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मैनेजमेंट का, बिजनेस ओनर का, कंपनी के अंदर ट्रस्ट और कल्चर बिल्डअप करना। ये करते चले जाओगे ना तो बाकी सारे के सारे कंट्रोल ऑटोमेटिकली क्रिएट होते चले जा रहे हैं। तो ये शिफ्ट बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया। कहां से आया? डेलीगेशन ऑफ पावर करके। डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, उन्होंने सोचा कि अगर हम आज चेंज नहीं होंगे ना तो हमें मार्केट बुला देगी। कौन कौन है वो? मार्केट में रोज नए प्लेयर आते हैं, मार्केट के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन अगर सस्टेन करना है ना तो पानी की तरह हमें रहना होगा और अपने आप को अपग्रेड करना होगा। किस तरह से इंटरनेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं, किन चेक्स एंड बैलेंसेस को ऑपरेट करती हैं, बहुत सारी डिसीजन ऑन द स्पॉट मार्केट में दुकान पे खड़े होकर लेनी होती है। तो उस लेवल की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने कर रखी है कि नहीं कर रखी, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कंपनी के अंदर। जो पावर है ना, पावर मार्केटिंग डिसाइड करेगी कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है। सेल्स वाले सेल्स करेंगे, यानी कि मार्केटिंग के द्वारा बनाए गए प्लान को सेल्स वालों ने एग्जीक्यूट करना है, और जो उन्होंने जिस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो उनकी पावर है। ऑपरेशन वाले ऑपरेशंस कैरी करेंगे, ये उनकी पावर है। एचआर डिसाइड करेगा कि एचआर की क्या एक्टिविटीज होंगी, ये एचआर की पावर है। और एडमिन ना, एडमिन वाले काम करेगा, और ये एडमिन की पावर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना अप्रूवल देना है प्रपोजल ऑफ ग्रोथ के ऊपर, ओवरऑल स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखते हुए। ये शेयर किया विजन वालों ने। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है कि ओनर ही दुकान खोलेगा, ओनर ही सारा काम फिनिश अप करते हुए लेट नाइट को दुकान को बढ़ाएगा। ओनर ही डिसाइड करेगा कि क्या बेचना है, कैसे और कौन बेचेगा, कौन कौन क्या क्या करेगा। हर चीज एकदम रुक जाती है, स्टैंड स्टिल के ऊपर आ जाती है जब तक कि ओनर का अप्रूवल नहीं आता। ये क्या है? ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। शिफ्ट मार दिया पूरा का पूरा। किसने? वी जोन ने, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। देखो पूरा काम किया है वैल्यू और कल्चर बिल्ड करने के लिए। तो शेयर किया उन्होंने। तो देखो जी, कंपनी ना वो पूरी तरह से ड्रिवन है वैल्यू और कल्चर के द्वारा। क्या वैल्यू है? बेस्ट क्वालिटी देनी है हमने, नो मैटर व्हाट। हमारी जो क्रीम है ना वो बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होनी चाहिए। मार्केट के अंदर ना, मतलब उनकी एडवर्टीजमेंट कैंपेन भी आई थी कि मक्खन मक्खन प्लेन। अच्छा, तो अफोर्डेबल प्राइस देना है, ये भी नहीं है। तो टारगेट सेगमेंट कौन है उनका? टारगेट सेगमेंट उनका ना मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यानी कि जिसकी पेनिट्रेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर है, जिनको हमने देना ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर है। और पेनिट्रेशन हम करेंगे, यानी कि कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी अगर दुकान है ना तो उसके ऊपर वी जोन की शेविंग क्रीम पड़ी ही होनी चाहिए। इतनी ज्यादा इंटरनल पेनिट्रेशन कर रखी है, उस वन थिंग को लेते हुए बाकी सारा काम होता चला जा रहा है। 350 लोगों के ऊपर एक रिटेलर, ये कंपनी की सोच है। और 10,000 या उससे ज्यादा का विलेज है तो वी जोन के प्रोडक्ट तो होने ही होने हैं पूरे इंडिया के अंदर। ढूंढ लो कौन सा गांव है, बिल्कुल एकदम बॉटम लेवल के ऊपर जाकर, कौन सी स्टेट है, कौन सी सिटी है, कौन सी तालुका है, कौन सा गांव है, कौन सी जगह है, वहां पर आपको एक रिटेलर मिल ही जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ आप तो। ग्राउंडेड बिहेवियर, एकदम बिल्कुल ना, मतलब कि ग्राउंडेड रहना है, एकदम डाउन टू अर्थ रहना है। कोई फूफा नहीं, कोई शूशा नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह के काम करने का कल्चर डेवलप कर दिया। किसने? वी जोन कंपनी ने। और रिस्पेक्ट करनी है फेलो मेंबर की। हम टीम है, हम प्रोफेशनल है, हम मिलके काम करते हैं। तू मेरा सहारा, मैं तेरा सहारा, ये एक
कल्चर बिल्ड किया हुआ है कंपनी के अंदर, और डेलीगेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल बॉटम लेवल तक है, और रिस्पेक्ट करनी है डिसीजन की टीम की। कई बार डिसीजन सही होगी, कई बार डिसीजन गलत होगी, अरे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। कौन कह रहा है? वी जोन। किसने बताया? हर्षित कोचर जी ने बताया। टीम बिल्ड करने पर ना पूरी जान लगा दी है। जो भी इमोशनल एस्पेक्ट के साथ में कंपनी ने डील किया ना, ट्रस्ट वर्दी टीम को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप किया जा सकता है। कंपिटेंट टीम को ना ओवर ए पीरियड ऑफ डेवलप करने की जो प्रथा है ना वी जोन के अंदर, वो काबिले तारीफ है और सीखने वाली है। और इन हाउस टीम बिल्डअप होती चली जा रही है। किसी ने किस लेवल के ऊपर एंटर किया, अब उसकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कल्चर, रिस्पेक्ट करते करते वो ना इन हाउस एक परिवार की तरह जुड़ गई है टीम। और कंसल्टेंट हायर किए जा रहे हैं अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए, और काउंसलर हैं कंपनी के अंदर। पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग है, दो बर्तन होंगे तो आपस में खड़केंगे खड़केंगे। तो काउंसलर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर किसी भी डिफरेंस को रिजॉल्व करने के लिए, और कल्चर बिल्ड हो रहा है कंपनी के अंदर। कम्युनिटी बना दी है। कम्युनिटी का नाम क्या रखा है? वीजोनियन। अब वीजोनियन क्या क्या मतलब हुआ कि चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो पास्ट एम्प्लॉई है, ये सारे एम्प्लॉइज की ना एक कम्युनिटी बनी हुई है, एक वैल्यू सिस्टम के साथ में, एक रिस्पेक्ट के साथ में कनेक्टेड है। कि चाहे आप वी जोन में काम कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं, तो एक एलुमनाई कंटेक्ट है उनके बीच में, क्योंकि टीम बिल्डिंग के ऊपर उनका ये मानना है कि यही वैल्यू सिस्टम ना फिर मार्केट के अंदर जाता है और टैलेंट कंपनी के अंदर नया आता है। ये बना रखा है किसने? तो बिल्ड ब्रांड, ये समझने वाली बात है। क्रेडिट से कैश पे कैसे कन्वर्ट हुए थे? ब्रांड को बिल्ड करके। वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी कैसे बन रहे हैं क्वांटिटी के अंदर इन द एरिया ऑफ क्रीम? ब्रांड बिल्ड करके। देखो, ब्रांड क्रिएशन ना ये अल्टीमेट सीक्रेट है सक्सेस का। किसने बताया? वी जॉन ने। देखो, ओनली ब्रांड, जो ब्रांड है ना, वही मार्केट में पुल क्रिएट कर सकता है, अपने नाम से बिकता है। ब्रांड ही जो है ना, वो राइट टैलेंट अट्रैक्ट करता है मार्केट से, और ब्रांड ही आपकी कंपनी को एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी बना सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी की अब एक ब्रांड वैल्यू हो गई है। ये ब्रांड वैल्यू है, ओनर वैल्यू नहीं है। मार्केटिंग एंड सेल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो वी जोन ने बताया कि मार्केटिंग एंड सेल दोनों डिफरेंट है। मार्केटिंग अलग है, सेल डिफरेंट है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ना ये डिसाइड करती है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कैसी बोतल होगी, ये लंबी बोतल होगी कि चौड़ी बोतल होगी, कि उसके ऊपर स्टिकर कैसे लगा जाएगा, वो देखा कैसे जाएगा, वो किस कंपनी की कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मार्केट के अंदर प्लेस की जाएगी, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ब्रांड एम्बेसडर क्या होगा। मार्केटिंग उसकी पोजीशनिंग को, उसके लॉन्च को, उसके रूप रंग रेखा सबको तहत करेगी। एक एक प्रोडक्ट का ना एक ब्रांड मैनेजर होगा, जिसको ब्रांड ओनर कहते हैं। ब्रांड ओनर ना सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, जो करता है वो करता है किसके साथ में? उस ब्रांड की इमेज के साथ में। और वो कहां पर रिजाइड करता है? वो रिजाइड करता है मार्केटिंग के अंदर। तो मार्केटिंग डिफरेंट है, उसने डिसाइड कर लिया। और सेल क्या करेगी? सेल ना जस्ट एग्जीक्यूट करेगी जो मास्टर प्लान बनाया है मार्केटिंग वालों ने। हर कोई मार्केट में खड़ा होके अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा। जो मास्टर मार्केटिंग प्लान डिसाइड हो गया है ना, उसको सेल की टीम एज इट इज एग्जीक्यूट कर रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर आपके पास मार्केटिंग टीम नहीं है ना, तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते नहीं। किसने कहा? वी जोन ने कहा। बहुत गहरा पॉइंट है, बहुत ही गहरा पॉइंट है। हम अपनी टोटल कलेक्शन का कितना परसेंटेज मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं? है ही नहीं मार्केटिंग की टीम। सेल्स वालों को ही हम मार्केटिंग समझ रहे हैं, और सारी की सारी जान लगी पड़ी है कहां पर? ऑपरेशन के अंदर। ग्रो करना चाहते हैं एक्सपोनेंशियली, लेकिन आज ना बड़ी लर्निंग मिल रही है कहां से? वीजोन की कंपनी से। देखो, ऑपरेशन तो क्या करेगा? ऑपरेशन ऑपरेट करेगा एग्जैक्टली एज पर द प्लान। प्लान कैसे बना? प्लान बना कि गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट के ऊपर बनाना है, और उसका प्रोडक्शन प्लान आ गया है।
थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के द्वारा कि कितना कब कैसे बनेगा, जिसको कि ऑलरेडी सेल की टीम इतना बिका और बनेगा, और मार्केटिंग उसकी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रही है। देखो तभी ना वी जोन ने 95 कितना 95% प्रोडक्शन इन हाउस है और 5% आउटसोर्स है। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा जो हम इन हाउस कॉम्पिटेंसी डेवलप कर चुके हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट को हम 50 पैसे में बना सकते हैं ना, तो वही मार्केट में बनाने के लिए देंगे ना तो वो हमें 3 रुपए की पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह की स्पेशलाइजेशन और प्रोडक्ट की चॉइस और उसका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी हमने अपने इन हाउस प्रोडक्शन के अंदर क्रिएट कर ली है ना, क्योंकि ऑपरेशन वालों का काम ही ऑपरेशन का ऑपरेशन करना है, तो हम उस स्केलेबिलिटी को कर चुके हैं। तभी तो मार्केट के अंदर हम बहुत आराम से, बहुत ही अफोर्डेबल, जो शेविंग क्रीम 98 रुपीज 120 रुपीज की बिक रही है, हम उसको 58 रुपीज 55 रुपीज का प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया, अक्रॉस द काउंटर। रिटेलर के ऊपर इतने रुपए की बिकती है तो कैसे बिक्री होगी? क्योंकि हमने ना, मालूम है हमें कि मार्केटिंग मार्केटिंग कर रहा है, सेल सेल कर रहा है, ऑपरेशन ऑपरेशन कर रहा है, और ऑपरेशन हम इन हाउस कर रहे हैं उस कॉम्पिटेंसी के साथ में। कितनी बड़ी शेयरिंग कर दी आज वी जोन ने लर्न करने के लिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। विजन है ना, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लीड कर रहे हैं। कंपनी का विजन क्या है, कौन लीड करेगा? ये लीड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आज अगर 750 करोड़ की सेल रुपीस के अंदर है और 10,000 करोड़ जो है वो 2030 में करना है, क्लैरिटी है माइंड के अंदर, और ये भी क्लैरिटी है कि उसके बाद 25,000 करोड़ का हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो विजन को पकड़ कर बैठे हुए हैं कौन? विजन का बोर्ड। और लेकिन लंबे विजन के अंदर अगर हम छोटे की बात करें तो अगले 3 साल का, अगले 3 साल का, ये आप बोल सकते हो कि हम 25,000 करोड़ पे जाएंगे, ये बोल सकते हो हम 2030 के अंदर 10,000 करोड़ पे जाएंगे, लेकिन भैया अगले 3 सालों के अंदर जहां जाने वाले हैं वो बिल्कुल ग्राउंडेड है, डॉक्यूमेंटेड है, ईयर वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज उसका पूरा ब्रेकअप बना हुआ है। टू दैट डिग्री विजन को होल्ड किया जा रहा है। और बोर्ड क्या कर रहा है? बोर्ड का जो रोल है ना वो है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ओवरऑल ग्रोथ एंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन प्रोवाइड करना। यानी कि अपनी डायरेक्शन दे दी, ओवरऑल विजन दे दिया अपने प्रोफेशनल बोर्ड को, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ना प्रपोजल देती है कि देखो जी आपके विजन को ऐसे अचीव किया जा सकता है। प्रपोजल जो है ना वो हमेशा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। वो बोर्ड का काम है कि उस डॉक्यूमेंटेड प्रपोजल को अप्रूव करना या उसके ऊपर अपनी सजेशन देना। बोर्ड कभी भी प्रपोजल नहीं बनाता, बोर्ड हमेशा प्रपोजल को डिस्कस करता है। इंपॉर्टेंट रोल पता क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? लिसन करना, सुनना सुनना, सुनो देखो क्या कह रही है टीम, सबको सुनो, टीम क्या कह रही है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्या प्रपोजल लेकर आई है, किस प्रपोजल का क्या मतलब है। और लिसन करना है इंडस्ट्री एक्सपर्ट को। और एक्स एम्प्लॉय जो आज कंसल्टेंट बन चुके हैं किसी बड़े ब्रांड के, जिलेट का हो या दूसरे का हो, जब वो इतने 30 साल कम से कम नौकरी करने के बाद उस कंपनी के अंदर, चाहे वो वाटर है, चिप्स है या किसी दूसरी को कंपनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हिंदुस्तान में करवाने के बाद अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो कंसल्टेंट बन चुके हैं, उनको अपने बोर्ड में बुलाना, उनको ध्यान से सुनना कि भाई इस एरिया के अंदर हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, रिस्पेक्ट देना कंप्लीटली, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करना। ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम जो हमें समझने को मिला। कहां से? वी जोन के बोर्ड से। और हमने ना क्या करना है, बोर्ड को एमआईएस को रीड करना है, एमआईएस को अंडरस्टैंड करना है, एमआईएस को एनालाइज करना है, एमआईएस को डिस्कस करना है। एवरीथिंग जो है ना, वो जो एमआईएस के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर अपना माइंड मेकअप करना है। बस हर बात के ऊपर इंटरफियर नहीं कर देना प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ में। क्या कर दिया? रीड करना है एमआईएस को, अंडरस्टैंड करना है एमआईएस को, एनालाइज करना है एमआईएस को, और डिस्कस करना है एमआईएस को। हर चीजें एमआईएस के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की निका चौकी टोका टोकी और छेड़खानी नहीं करते रहना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। हर्षित कोचर जी ने ना शेयर किया कि उन्होंने तो अपनी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आखिरी बार तो 2014 में, सोचो सोचो 8 साल पहले अपनी फैक्ट्री को विजिट किया था। चल रही है, प्रोफेशनली मैनेज है, राइट क्वालिटी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या दिक्कत है? हमें तो चैन ही नहीं आ रहा जब तक कि फैक्ट्री ओपन और बढ़ाना दे सुबह शाम। इंस्पायरेशन कहां से मिल रही है? टाटा और इन्फोसिस के
कल्चर से एक रब ऑफ इफेक्ट मिल रहा है कि किस तरह से होती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने शेयर की कि वी जोन का नाम कैसे आया। अरे वी जोन कैसे, इंडियन कंपनी शेविंग क्रीम की नाम वी जोन। तो उन्होंने बताया बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि 1960s जब उन्होंने दादाजी ने काम शुरू किया था ना, तो लोगों को ना बाहर का इंपोर्टेड फॉरेन ब्रांड से ना बड़ा ही क्रेज था। और कोई किसी के पास भी जाओ वो कहता था नहीं यार मुझे क्रीम चाहिए, तो बस मुझे फॉरेन की चाहिए, फॉरेन की चाहिए। उस समय ना जो अंग्रेजों के नाम होते थे, जनरली दादाजी ने ऑब्जर्व किया कि हर एक अंग्रेज के नाम के अंदर ना पीटर जोन, सैमुअल जोन, तेरा जोन, मेरा जोन, जोन बड़ा कॉमन होता था। तो दादाजी ने कहा कि वी आर जोन। वी आर जोन, तो वी आर जोन बिकम बन गया वी जोन। वी जोन बन गया। वो एक हंसी मजाक के अंदर शुरू हुआ सिलसिला जो है, जब उन्होंने ट्रेडमार्क के लिए भी अप्लाई कर दिया और अल्टीमेटली ऐसा धमाल मचा, ऐसा धमाल मचा कि आज तो देखो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वी जोन। व्हाट अ इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड स्टोरी। टैलेंट जो है ना, हम कहते हैं सीनियर लेवल पे मिलता नहीं है। आपको कैसे मिल जाता है सीनियर लेवल पे टैलेंट, कैसे मिल जाता है? कहते हैं सीनियर लेवल पे ना टैलेंट 100% डिपेंड करता है आपकी कंपनी के कल्चर के ऊपर। कल्चर बिल्ड करना है, यानी कि सीनियर टैलेंट को ना फ्रीडम चाहिए, सीनियर टैलेंट को रिस्पेक्ट चाहिए। जब आपकी कंपनी में ये कल्चर है तो मार्केट में बात उठती है और लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और जो जो टेक्निकल टैलेंटेड सीनियर टैलेंट है ना, अब वो ना खुद ही अट्रैक्ट होके आपकी कंपनी की तरफ आता है, क्योंकि आपने कल्चर बिल्ड किया है अपनी कंपनी के अंदर, फ्रीडम का, रिस्पेक्ट का, डेलीगेशन ऑफ पावर का। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर किया उन्होंने, क्या कहा? चेयर बचाना इंपॉर्टेंट है चेयर पाने की जगह। यानी कि कुर्सी बचाओ इंस्टेड की कुर्सी के पीछे भागो। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आपने एक मार्केट का शेयर एक्वायर कर लिया है, यानी कि कुछ हासिल कर लिया है, अपनी मेहनत करके कुर्सी मिल गई है, तो अपने परफॉर्मेंस के द्वारा उस कुर्सी को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट करो और ऐड करो, जो ऐड कर लिया उसको प्रोटेक्ट करो और ऐड करो, जो ऐड कर लिया उसको प्रोटेक्ट करो और ऐड कर लो। क्योंकि कंपटीशन तो खा जाएगा आपको। अगर आपने आज अपनी अपनी स्ट्रेटजी के साथ में मार्केट के शेयर को एक्वायर कर लिया है ना, तो कल को कोई दूसरा अपनी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के द्वारा उसको एक्वायर कर जाएगा। तो वो कहते हैं हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर हमने मार्केट के अंदर अपनी जगह बना ली है ना, तो हम क्या करते हैं, सेल्स मैन अपने बीट प्लान के हिसाब से रोज बीट के ऊपर जाएगा और मार्केट से ऑर्डर उठाएगा। अगर उसने फर्स्ट हाफ या इवनिंग तक ऑर्डर उठा लिया है ना, तो डीलर को उसी समय फोन पे व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन देके जैसे भी करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डीलर जो है ना, वो उस रिटेलर के पास खटक माल को पूरा कर देगा शाम के अंदर। सेम डे के अंदर हमारी शेल्फ के ऊपर माल अवेलेबल है। तो जो शेयर आपने एक्वायर कर लिया है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो चेयर बचाना इंपॉर्टेंट है, बल्कि नई नई कुर्सियों के पीछे भागते जाना कि आज ये मार्केट खोल दो, वो मार्केट खोल दो, वो मार्केट खोल दो, नई 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 मार्केट खोलते रहो। जब तक आप मार्केट खोलते रहोगे तो आर्टिफिशियली आपकी सेल बढ़ी हुई नजर आएगी, लेकिन पिछली मार्केट के अंदर आपने सर्व नहीं किया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। कितनी बड़ी बात बोल दी आपने। देखो कितने ग्राउंडेड है, कितने डीप जमीन के नीचे अंडरग्राउंड तक काम कर रखा है वी जोन के अंदर। तो ऐसे नहीं बनी है वो वर्ल्ड की नंबर 1 शेविंग क्रीम के अंदर, क्वांटिटी के अंदर ये बड़ी कंपनी। तो प्रोडक्ट ना हमेशा अवेलेबल करवाना है शॉप के ऊपर। और अमेजिंग रिलेशनशिप है सेल्समैन की रिटेलर के साथ में। और जब पेमेंट एडवांस के अंदर आ रही है, पेमेंट देखो एडवांस में आ रही, रिलेशनशिप टॉप के ऊपर है, अब तो माल बिकेगा ही बिकेगा। रिलेशनशिप टॉप के ऊपर है, उधारी पे माल बेचते हो तो मार्केट का सिनेरियो ही खा जाएगा आपके माल को। सेल, रिटर्न, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन सब बर्बाद हो जाएगा। चार टर्निंग पॉइंट हैं पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर। पहला, कोई क्रेडिट में सेल नहीं करनी, नो मैटर व्हाट। बड़ा बनना है, तरीके से बनना है, कैश फ्लो के मॉडल की मास्टरी करनी है। तो रीजोन कह रहा है कि कोई क्रेडिट सेल नहीं कर रहे, हम एडवांस पे कर रहे हैं। और
बड़ी जबरदस्त तरीके से ना कंपनी की इमेज भी इंप्रूव हो जाती है और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है और मार्केट के अंदर लिस्टिंग आ जाती है कि ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है भैया, यहाँ से क्रेडिट थोड़ी मिलेगा। तो बड़ी कंपनियां क्रेडिट थोड़ी देती हैं, वो तो छोटे मोटे मझोले लोकल कंपनियां ही हैं जो देती हैं क्रेडिट। तो कितना बड़ा शिफ्ट कर दिया कंपनी की ग्रोथ के अंदर, पिलर पिलर लगा दिया कंपनी की सक्सेस स्टोरी के अंदर। दूसरा टर्निंग पॉइंट है पावर टू टीम, टीम डिसाइड टीम डू। तीसरा है हेल्दी कल्चर, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, ग्राउंडेड का जो कल्चर बिल्ड किया है, एक दिन में नहीं बिल्ड किया है। चौथा पॉइंट है ब्रांड बिल्डिंग, समझ में आ गया, कंपनी जो है ना ब्रांड के हिसाब से चलती है, मार्केट से पुल क्रिएट होता है, वहीं से मार्केट में चीजें क्रिएट होती है, चीजें क्रिएट होती है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन किस तरह से वो बिल्टअप करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो एडवाइस क्या है, क्या है एडवाइस बिजनेस ओनर को? लास्ट में एडवाइस देते हुए जा रहे हैं कि देखो जब भी डिसीजन लेनी है ना, आपने ना डाटा के बेस पे लेनी है, और डाटा इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एकदम बढ़िया प्रपोजल होना चाहिए कि प्रपोजल वो बोर्ड मीटिंग के अंदर एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर डिस्कस होना चाहिए। प्रपोजल पूरी तरीके से कवर करेगा कि क्या सेल करना है, किसको सेल करना है, कैसे सेल करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, लॉजिस्टिक कैसे मैनेज किया जाएगा, बीच में किस किस तरह के चैलेंजेस आने की संभावना है, उन चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। मान लीजिए आपने शीशे की बोतल बना तो ली बड़ी सस्ती बढ़िया अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की, अफोर्डेबल प्राइस की, अमेजिंग तरीके से, लेकिन जब उसको ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा साउथ के अंदर, तो रास्ते में तो ब्रेकेज हो जाएगी, कांच टूट जाएगा। इसका मतलब कांच की बोतलें हो नहीं सकती, बोतल थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए जो कि टूटे ना। उस लेवल तक की डीप स्ट्रेटेजी करनी है। क्या बोला, क्या बोला? टेक डिसीजन बेस्ड अपॉन द डाटा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल, और बोर्ड मीटिंग में प्रोफेशनल तरीके से डिस्कस करना है सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बोर्ड का टाइम ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डूअर को पूरी मार्केट स्टडी करने दो, आधी अधूरी चीजों को लेके फैसिनेटिंग एक्साइटिंग आइडिया के साथ में शुरू कर देना और बाद में पछताना कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। किसने कहा? वी जॉन, हर्षित कोचर आए थे बिजनेस कोचिंग इंडिया में, कमाल कर दिया है डिस्कस करके उन्होंने इन बातों को देखे। देखिए तभी तो मैं आपसे बोलता हूं कि जेएसए ऑनलाइन के अंदर ना इस तरह की बहुत सारी केस स्टडी मैं डालता जा रहा हूं, और यूट्यूब का जो चैनल है जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच, ये सब चीजें फ्रीली आपके पास अवेलेबल है। जेएसए ऑनलाइन डॉट इन में जब आप जाते हो तो आपके मन में कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन होता है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लेते हो। पहले आपने क्या कर दिया, रजिस्टर jsonline.in के ऊपर जाकर, और रजिस्टर करने के बाद जब आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो तो भाई आप अपनी जिंदगी का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो ना। तो क्वेश्चन पूछते रहो, उसका नाम क्या है, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन, क्योंकि ये ना एक हेल्पलाइन है जो आपको हेल्प कर रही है प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करने के लिए। तो कीप सेलिब्रेटिंग एंड कीप एंजॉयिंग। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग मेरे साथ लाइव हैं तो जरा बताओ चैट बॉक्स के अंदर कैसा रहा आज का सेशन आपके लिए। डिड यू लर्न समथिंग न्यू, वैल्यूएबल था आपके लिए? क्या एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है आज के सेशन के लिए? तो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में, और मुझे ये भी बताओ कि क्या बिगेस्ट टेक अवे है आज का, क्या बिगेस्ट टेक अवे आपका? कोई क्वेश्चन माइंड के अंदर आ रहा है ना आपके, तो क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो चैट बॉक्स के अंदर। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो लाइव, हैंड रेज कर दो। और जो लोग ना, जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरी तरह से एंजॉय करने ही वाले हैं। और आपने ना कमाल कर दिया है कि आप अर्ली मॉर्निंग 5 AM मेरे साथ जब सेशन करते हो ना, तो मुझे बड़ा उत्साह मिलता है। आपकी जो इंकरेजमेंट है ना वो बड़ी अमेजिंग है, अमेजिंग है। अरे वाह, संजय नरवाल जी स्वागत है आपका। राहुल मैनी जी क्या बात है, आप तो कंसिस्टेंट हो गए हो राहुल मैनी जी 5 AM के अंदर, वेलकम। शिवम कुमार जी वैल्यूएबल, सेल्वम जी कह रहे हैं वेरी वैल्यूएबल, डॉक्टर संजय जी लॉट्स ऑफ लर्निंग, अरविंद गाला जी वैल्यूएबल, क्या क्या बात है। जितेंद्र जुनेजा जी बता रहे हैं कि आज तो नई ओपनिंग हुई है, थैंक यू जितेंद्र जी फॉर पार्टिसिपेटिंग। अरविंद गाला जी वैल्यू एडिशन टुडे। सेल्वम, हाउ टू बिल्ड अ पावरफुल टीम सर, हाउ टू मैनेज देम, कैसे बिल्डअप करें?
पावरफुल टीम बिल्ड करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी पावरफुल टीम आएगी कहाँ पे, आपकी पावरफुल टीम आएगी कहाँ पे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बनाना है अपनी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लो। जिस तरह की पावरफुल कंपनी आप सोचते हो ना, तो एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा फोटोग्राफ के साथ में एक बना लो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और हर जगह पे हर लेवल पे अपनी फोटो लगा दो, जब तक कि कोई पावरफुल टीम वहां पर नहीं आई है। तो आपकी कंपनी में एचआर होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए, आपकी कंपनी के अंदर कलेक्शन, अकाउंट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग और टेक्निकल स्पेशलिस्ट और ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव और रिलेशनशिप मैनेजर लगाओ, लगाओ, बनाओ, सब जगह पे अपनी फोटो लगाओ। और उसके बाद अपने एचआर डिपार्टमेंट को बोल दो कि मार्केट में ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर टैलेंट हंट करते रहे। एवरी सैटरडे फिक्स होना चाहिए, आपने फोन पे या जूम पे या फिजिकली इंटरव्यूज लेने हैं, एचआर इंटरव्यू ले रहे हैं और आपके साथ में सैटरडेज को उनको कनेक्ट करा रहे हैं। आप नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, उनको उनको लिसन करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं, तो वहां पर ना टैलेंट आपको मिल जाता है। शुरुआत कहां से करेंगे, अपना एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। एचआर डिपार्टमेंट में क्या होगा, responsible to ensure positive work environment in office by recruiting right talent, nurturing and developing human resource by providing right guidance and solution to their every aspect in professional way। तो यहाँ से आप टैलेंट को अट्रैक्ट करने वाले हो, बिल्ड करने वाले हो। फिर आपके वीकली कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, क्वार्टरली सेलिब्रेशन करो, एनुअली टीम को बाहर लेके जाओ, कहीं दिल्ली से बाहर, कहीं कहीं ऐसी जगह पर जाओ जहां पर ना मजा आए, सब एक्सरसाइज हो, कोई कहीं बोन फायर चल रही हो, उनकी लाइफ को अंडरस्टैंड करो। यानी कि मतलब कि आपको ना एक दिन में टीम बिल्ड नहीं होती, बिल्ड करने के लिए सेल्वम भाई स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्ड करना है। और जितेंद्र जी आपने एकदम राइटली पहचाना कि ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। अरविंद जी कह रहे हैं माइंड ओपनिंग सेशन, न्यू ओपनिंग। थैंक यू वेरी मच बलवंत रे अग्रवाल जी फॉर योर पार्टिसिपेशन, आनंद गुप्ता जी एंड एवरीबॉडी। चलिए ग्रेट, तो अब नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, पूरी डिटेल में जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप जो लिसनिंग प्रोवाइड करते हो ना, वो आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, बिगेस्ट गिफ्ट है आपकी। नमन है आपको, नमन है। अगर आप लिसनिंग किसी को देते हो ना, किसी को सुनते हो, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है। मैं पूरी तरह से आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू, बाय। ओके, बाय। बाय सुरेंद्र जैन जी।